नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द्रोणा द विजन यूट्यूब चैनल पर। और मैं प्रेमपाल सिंह हर बार की तरह आपके सामने हाजिर हूं एक और नया प्रैक्टिस सेट लेकर जीके और जीएस का, जिसमें हम बात करेंगे जो ट्रेंड में क्वेश्चंस चल रहे हैं, जो हाल ही के दिनों में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, वो किस लेवल के क्वेश्चन हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए एक बार जुड़ जाइए सभी। क्वेश्चन पढ़िए। भारत में उच्च न्यायालय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। भारत में जो उच्च न्यायालय हैं, हाई कोर्ट्स हैं, उनके बारे में ये कथन दिए गए हैं आपके सामने, तो आपको बताना है उनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला पढ़िए। उच्च न्यायालय में दूसरी अपील उसके अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत है, यानी कि द सेकंड अपील, जो अपील करते हैं हाई कोर्ट में, तो जो सेकंड अपील है टू द हाई कोर्ट इज विद इन इट्स एपीलेट जुरिडिक्शन, उसके क्षेत्राधिकार के अंदर ही होगी। और दूसरा, उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। जो हाई कोर्ट्स हैं उनके जो जजेस हैं, चाहे कोई भी जज बना रहे, चाहे हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो यानी कि हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, या हाई कोर्ट के अन्य जज हों, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ऐसा बोल रहे हैं। सी, राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। राज्य का जो राज्यपाल है वो उच्च न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। टी, उच्च न्यायालय जनहित याचिका से संबंधित याचिका स्वीकार कर सकते हैं। तो ये चार जो ऑप्शन आप पढ़ पा रहे हैं, इनमें आपको पूछा गया है विच इज नॉट करेक्ट, कौन सा सही नहीं है हाई कोर्ट के कंटेस्ट में। तो कौन सा सही नहीं है कि राज्य का राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट में जजेस की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और आर्टिकल 217 क्लॉज 1 इसमें यह लिखा है कि हाई कोर्ट के जो जज होंगे उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, क्योंकि गलत बताना है ना आपको, बाकी तीन सही है, सी गलत है। क्लियर? तो क्लियर है ये। चलो अब यहां देख लो आप एक मिनट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है उसमें अभी 34 जज हैं। सुप्रीम कोर्ट में अभी 34 जज हैं। 34 जज में से एक होता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 33 होते हैं अन्य जज। इन सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। इन सभी की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। वहीं जो हाई कोर्ट्स होते हैं, हाई कोर्ट जो कि इंडिया में 25 हैं अभी, इस हाई कोर्ट में भी एक चीफ जस्टिस होता है, एक चीफ जस्टिस होता है और कुछ अन्य न्यायाधीश होते हैं, अन्य न्यायाधीश। ठीक है, तो इन सभी जजेस की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। बस एडवाइस लेने का काम करते हैं राष्ट्रपति। जब सुप्रीम कोर्ट के अन्य जजेस की नियुक्ति करेंगे तो मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे राष्ट्रपति, और हाई कोर्ट में जब चीफ जस्टिस की नियुक्ति करेंगे तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह लेंगे। और हाई कोर्ट में जब अन्य जजेस की नियुक्ति करनी होगी तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी, और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाएगी, और उस राज्य के गवर्नर से सलाह ली जाएगी। ठीक है, आपके लिए सवाल यह है, अगर कोई हाई कोर्ट एक से ज्यादा राज्यों के लिए काम कर रहा है, एक से ज्यादा राज्यों के लिए काम कर रहा है, तो उसमें अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय किस किस से सलाह ली जाएगी, किस किस से सलाह ली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल भी दे देता हूं, जैसे कि हरियाणा और पंजाब और चंडीगढ़, इन तीनों के लिए एक ही हाई कोर्ट है। तो इस हाई कोर्ट में अगर अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होगी तो राष्ट्रपति किस किस से सलाह लेंगे, ये कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है,
देखिए क्लास के लिए बहुत मेहनत होती है, तो आप अच्छे से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, ये आप सब लोगों के लिए क्लास है, ठीक है। और इस क्लास में नए ट्रेंड के हिसाब से क्वेश्चन शामिल किए गए हैं कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको अचानक से ये लगे कि ये क्वेश्चन कैसा आ गया, तो वैसा नहीं होना चाहिए, पहले से ही इस तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते चलिए आप, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 22। द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर चार्ज्ड। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनकी जो सैलरी है वो कहां से दी जाती है। हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी जो सैलरी है वो कहां से दी जाती है, ठीक है, बताइए। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया यानी कि भारत की संचित निधि, भारत की संचित निधि से दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, राज्य की संचित निधि से दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी, या कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, भारत की आकस्मिक निधि से दी जाती है, या कंटिजेंसी फंड ऑफ स्टेट, राज्य की आकस्मिक निधि से दी जाती है। तो कहां से दी जाती है हाई कोर्ट के जजेस की सैलरी और अलाउंसेस? तो ध्यान रखेंगे हाई कोर्ट के जजेस की जो सैलरी है, अगर हम वेतन की बात करें, सैलरी और अलाउंसेस की बात करें, तो ये दी जाती है राज्य की संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से सैलरी दी जाती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से सैलरी दी जाएगी। लेकिन जब हाई कोर्ट के जज रिटायर हो जाएंगे भाई, जब हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाएंगे तो रिटायरमेंट के बाद जो पेंशन दी जाएगी उनको, वो पेंशन राज्य की संचित निधि से नहीं दी जाएगी। पेंशन कहां से दी जाएगी? पेंशन दी जाएगी भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि से, यानी कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ये दो अंतर याद रखने आपको, नहीं आप सोचें कि सैलरी जहां से दी जा रही है वहीं से पेंशन भी दी जाएगी, ऐसा नहीं है, ठीक है भाई। तो ये याद रखेंगे आप। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? सैलरी की बात चल रही है ना, तो सैलरी दी जाएगी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से। अगर पेंशन पूछता तो पेंशन के लिए ए ऑप्शन सही हो जाता, ठीक है। इसमें कंफ्यूज रहते हैं बहुत, तो ये ध्यान से समझना है आपको। 23वां प्रश्न है, पढ़िए एक बार। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हाई कोर्ट्स इन इंडिया। इंडिया में जो हाई कोर्ट्स हैं, उच्च न्यायालय, उससे संबंधित ये 4 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। इनको पढ़ना है और फिर बताना है करेक्ट कौन सा है। 4 को पहले तसल्ली पूर्वक पढ़िए, जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो एग्जामिनेशन में आता हुआ क्वेश्चन भी गलत कर दोगे। तो इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना है और फिर करेक्ट बताना है इस कोड के बिहाफ पे। तो पढ़ लेते हैं एक बार। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है? देयर आर 18 हाई कोर्ट इन द कंट्री। क्या हमारे देश में 18 हाई कोर्ट हैं? तो ये तो गलत हो गया ना, अभी बताया मैंने कितने हैं, 25 हैं, ठीक है, ये गलत पहला, हमें सही बताना है। 3 of them have jurisdiction over more than one state। इन में से 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनका क्षेत्राधिकार एक से ज्यादा राज्यों का है, यानी कि टोटल में से 3 हाईकोर्ट ऐसे हैं जिनको एक से अधिक राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 नहीं है, 7 हैं ऐसे, ठीक है। तीसरा, नो यूनियन टेरिटरी हैज हाई कोर्ट ऑफ इट्स ऑन, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास अपना हाई कोर्ट नहीं होता, ऐसा ये बोल रहा है। तो भैया ये बताओ, आप कह रहे हो कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं उनके पास अपने हाई कोर्ट नहीं होते, तो दिल्ली कहां से आया है? दिल्ली कहीं बाहर से उठ के आया है, या जो दिल्ली कहां से उठ के आया है बताओ? तो दिल्ली में अपना हाई कोर्ट है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। चौथा, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस टिल द एज ऑफ 62 ईयर। हाई कोर्ट के जो जज हैं वो अपने ऑफिस में कब तक रह सकते हैं? जब तक कि उनकी उम्र 62 साल न हो जाए। तो ये बिल्कुल सही है, तो ओनली 4 आंसर हो जाएगा।
ओनली 4 आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। द फर्स्ट मास मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? 4 ऑप्शन हैं आपके सामने, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सॉल्ट मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट या नील मूवमेंट। असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या नील आंदोलन। तो हम सब जानते हैं महात्मा गांधी के द्वारा एक विशेष जनता का सहयोग प्राप्त हुआ और जो आंदोलन चलाया गया था उसे हम असहयोग आंदोलन के नाम से जानते हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन वो था असहयोग आंदोलन, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ठीक है भाई, चलो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, उससे पहले आपके लिए सवाल है जो आपको बताना है। और हालांकि हम डेली प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें मैं सवाल पूछ भी चुका हूं और आपको एक्सप्लेन भी कर चुका हूं, तो जरूरी है। देखिए पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल है चैनल पर, आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए और वहां आ जाएगा जीएस बाई प्रेमपाल सिंह सर, तो उस पर क्लिक करेंगे तो सारी क्लासेस सीक्वेंस में है। जिनकी कोई भी क्लास अगर मिस हो गई है तो वो उस क्लास को देख लें, हर क्लास में जो है नए नए क्वेश्चंस लेके मैं आपके लिए आता हूं। ठीक है, तो सवाल आपके लिए ये है क्वेश्चन नंबर 2, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दांडी यात्रा जो शुरू की थी, दांडी यात्रा जो शुरू की थी, दांडी यात्रा कितने दिन में कंप्लीट हुई? कितने दिन में कंप्लीट हुई दांडी यात्रा जो साबरमती आश्रम से चली थी? ठीक है, और दांडी नामक गांव में पहुंची थी, तो ये कितने दिन में कंप्लीट हुई? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, आगे ये देख लीजिए, तो जो चंपारण मूवमेंट फॉर इंडिगो कल्टीवेशन ये 1917 में हुआ और ये फर्स्ट मूवमेंट था स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये मेजर इवेंट थी, एक बहुत बड़ी इवेंट थी इंडिया की स्ट्रगल के लिए, फ्रीडम के लिए, पहले वर्ल्ड वार के बाद। ठीक है, और दिस मूवमेंट स्टार्टेड इन 1920 में स्टार्ट हुआ और दिस मूवमेंट इज कंसीडर्ड एज द फर्स्ट मास मूवमेंट बाय गांधी, और इस आंदोलन को गांधी जी के द्वारा एक बड़ा आंदोलन, जन आंदोलन की संज्ञा दी गई है। ठीक है भाई, तो गांधी जी जन आंदोलन करते हुए। 25वां सवाल है आपकी स्क्रीन पर, एक बार पढ़ें तसल्ली से, फिर जवाब देने की कोशिश करें। आफ्टर विच इंसिडेंट महात्मा गांधी हैड कॉल्ड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एज इज हिमालयन ब्लंडर? वो कौन सी घटना हो गई थी जिसके बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को एक भूल बताया कि ये मिस्टेक हो गई, भूल हो गई, हिमालयन ब्लंडर, यानी कि बहुत बड़ी गलती हो गई इसको शुरू करना। तो वो कौन सी घटना हो गई थी जिसके बाद महात्मा गांधी को ये कहना पड़ा कि मैंने जो मूवमेंट चलाया था असहयोग आंदोलन, वो शुरू करना एक बहुत बड़ी गलती थी। तो वो घटना हुई थी चोरी चोरा का कांड। चोरी चोरा का कांड जो हुआ था ये घटना थी। ठीक है, क्लियर? तो 25 का आंसर हो जाएगा ए। अब चोरी चोरा घटना में जो है आपको पता ही है पुलिस स्टेशन जला दिया गया था, है ना, और कई पुलिस वाले भी मारे गए थे। तो इस वजह से असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा महात्मा गांधी को, क्योंकि महात्मा गांधी संदेश दे रहे थे किसका? शांति का, अहिंसा का, लेकिन उन्हीं का साथ जो दे रहे थे जन आंदोलन में, उन्होंने पुलिस स्टेशन पर जो है जला दिया, उसको हमला कर दिया। तो इस वजह से उन्हें ये आंदोलन वापस लेना पड़ा, अपने हाथ इस आंदोलन से खींचने पड़े और साथ ही साथ ये आंदोलन जो है वापस ले लिया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन। 26वां प्रश्न है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द मैक्सिमम एरिया इज इरिगेटेड बाई ट्यूबवेल? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र की सिंचाई ट्यूबवेलों से होती है? भारत का वो कौन सा राज्य है
जिसमें सर्वाधिक सिंचाई इरिगेशन वो ट्यूबवेल से होता है, बताएं। तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान। तो आपको बताना है कि ये जो 4 राज्य आप देख पा रहे हैं इनमें से वो कौन सा राज्य है जहां पे जो सबसे ज्यादा सिंचाई जो है ट्यूबवेल से की जाती है, तो वो है भाई उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो सिंचाई है वो ट्यूबवेल के माध्यम से की जाती है। करीब 74% जो सिंचाई का काम है वो ट्यूबवेल से ही किया जाता है, ये याद रखना है आपको, ठीक है भाई, क्लियर। अब आपके लिए सवाल है आपके लिए, वो क्या, देखिए ये जो बीच बीच में सवाल मैं पूछ रहा हूं आपको, इसके आंसर जरूर देने हैं आपको कमेंट बॉक्स में, ये तो मैं बता ही रहा हूं आपको, ठीक है। सवाल आपके लिए ये है कि गेहूं उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य नंबर 1 पर आता है, बताओ भाई, आंसर जरूर देंगे। व्हीट प्रोडक्शन में कौन सा स्टेट टॉप पर आता है इंडिया में, ये आपके लिए सवाल है। अगले प्रश्न की तरफ हम चलेंगे और अगला प्रश्न है 27वां प्रश्न। इंदिरा गांधी कैनल रिसीव्स इट्स वाटर सप्लाई फ्रॉम, जो इंदिरा गांधी नहर है उसमें पानी कहां से आता है, इंदिरा गांधी जो नहर है उसमें पानी कहां से आता है, बताओ। ब्यास नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलज नदी। अब करेक्ट आंसर बताना है आपको। 4 नदियों के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है, इंदिरा गांधी नहर उसमें जो पानी आता है वो कहां से आता है, बताओ। तो ब्यास नदी से आता है, बिल्कुल सही बात है। और आपका जो है चेनाब से नहीं आता, रावी से भी आता है पानी, सतलज से भी आता है, तो 1, 3, 4 यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इंदिरा गांधी जो कैनाल है उसमें इन 3 नदियों से पानी आता है, ब्यास, रावी और सतलज। चेनाब नदी से पानी नहीं आता इंदिरा गांधी कैनाल में, ठीक है, क्लियर। आपके लिए सवाल ये है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं यानी कि उपराष्ट्रपति होते हैं, अगर वाइस प्रेसिडेंट को पद से रिमूव करना है, पद से हटाना है, तो इसके लिए जो बिल है, जो है रिजोल्यूशन है यानी कि जो प्रस्ताव है वो कौन से हाउस में आएगा, कौन से सदन में लाया जाएगा, यानी कि राज्यसभा या लोकसभा। सवाल का जवाब जरूर देंगे आप। जो भारत के उपराष्ट्रपति हैं उनको अगर पद से हटाना है तो पद से हटाने का जो प्रस्ताव है वो किस हाउस में आएगा, राज्यसभा में आएगा या लोकसभा में आएगा या दोनों में आएगा, जो भी आपको लगता हो वो आप बताइए, ठीक है। मैं पर्सनली आपके कमेंट का आंसर देने की कोशिश करूंगा जब आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करेंगे। 28वां, इन द कंटेस्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर आर कंट्रीब्यूट टू रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। जो करेंसी क्राइसिस हो जाती है ना, मुद्रा संकट, मनी संकट, तो निम्नलिखित में से वो कौन से फैक्टर हैं जो मनी संकट की जो रिस्क है उसको कम करने का काम करते हैं, रिड्यूस द रिस्क ऑफ करेंसी क्राइसिस। तो पहला है फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर। इंडिया का जो आईटी सेक्टर है यानी कि जो सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाली कंपनी है, सॉफ्टवेयर जो कंपनीज हैं वो आईटी सेक्टर में आती हैं। तो इंडिया के आईटी सेक्टर से जो करेंसी अर्निंग हो रही है, फॉरेन करेंसी अर्निंग, वो कम करेगी करेंसी क्राइसिस को। या दूसरा,
इंक्रीजिंग द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, सरकार अगर अपने खर्चे में बढ़ोतरी कर देती है वो कम करेंगे करेंसी क्राइसिस को। तीसरा, रेमिटेंसेस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, यानी कि भारत के लोग जो विदेशों में जाके काम कर रहे हैं वो पैसा भेजते हैं इंडिया में, उसे रेमिटेंस बोला जाता है। तो रेमिटेंस अगर ज्यादा आएगा तो क्या इंडिया में जो करेंसी क्राइसिस है, मुद्रा का संकट है, वो कम हो जाएगा। तो इन 3 स्टेटमेंट के आधार पर आपको करेक्ट आंसर चूज करना है, करेक्ट आंसर चूज करना है। बताओ भाई क्या होगा। तो फॉरेन करेंसी अर्निंग ऑफ इंडियाज आईटी सेक्टर, इंडिया के आईटी सेक्टर से विदेशों से प्राप्त आय, तो इससे भी भारत में मुद्रा आएगी तो इंडिया में मुद्रा का संकट कम हो जाएगा। तीसरा, रेमिटेंस की फॉर्म में पैसा आएगा, बाहरी पैसा, तो तब भी इंडिया का संकट कम हो जाएगा। तो क्या होगा, इसका हो जाएगा पहला और तीसरा, फर्स्ट एंड थर्ड, पहला और तीसरा इंडिया में यानी कि हमारे देश में करेंसी क्राइसिस को कम कर देगा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पढ़िए, आपकी स्क्रीन पर है। बात इज द करेंसी ऑफ, बात करेंसी कहां की है, तो थाईलैंड की है भाई। बात करेंसी जो है कहां की है, थाईलैंड की। ठीक है, अब यहां देख लो, बात तो हो गई थाईलैंड की, और तुर्की की करेंसी है तुर्किश लीरा, और वियतनाम की करेंसी है डोंग, और ईरान की करेंसी है रियाल। ठीक है, ये करेंसी का नाम याद रखना है, ये पूछा जाता है आपसे। थाईलैंड की करेंसी है ये बात, तुर्की की करेंसी को कहते हैं तुर्किश लीरा, और वियतनाम की करेंसी को कहते हैं डोंग, और ईरान की करेंसी को कहते हैं रियाल। ठीक है भाई, चलो तो ये याद रखना है आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 30, द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स प्रिपेयर्ड एंड पब्लिश्ड बाय, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, देखिए इंडेक्स जो है इंपोर्टेंट इंडेक्स, कि वर्ल्ड बैंक कौन सी इंडेक्स जारी करता है, आईएमएफ कौन सी करता है, नीति आयोग कौन सी करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन सी करता है। तो इंपोर्टेंट इंडेक्स एग्जाम में पूछी जाती हैं, 1 से 2 प्रश्न आते ही हैं इसके। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है, यानी कि व्यापार करना आसान किस देश में है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में जो लिस्ट तैयार की जाती है वो किसके द्वारा प्रिपेयर की जाती है और पब्लिश की जाती है, तो भाई वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा। कौन सा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी की जाती है, विश्व बैंक समूह के द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, आपके लिए सवाल, जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक, इसके करंट चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, चेयरमैन, ये सवाल बताना है। ठीक है, इंडिया के ही है वो, इतना जो है आपको हिंट दे देता हूं, तो ये बताना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज के क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे अच्छे से, और अगली क्लास में हम फिर मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। ये क्लास देखिए छोटी इसलिए होती है कि थोड़ी थोड़ी चीजें आप डेली तैयार करें, थोड़ी थोड़ी चीजें डेली तैयार करें। आपको करना क्या है, बस अगर पहली बार में ही सिलेक्शन चाहते हो और जीएस में अगर डर है तो जीएस के डर को खत्म करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो, तो यही है कि थ्योरी अच्छे से पढ़िए घर पर, और क्वेश्चन प्रैक्टिस यहां कीजिए हमारे साथ, और क्वेश्चन के साथ मैं डिटेल एक्सप्लेन करता ही हूं आपको, तो आपका रिवीजन भी हो जाता है। ठीक है, और क्लास अगर पसंद आती है तो दोस्त शेयर जरूर कीजिए और लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए, जो बच्चे अभी देख रहे हैं या बाद में देखेंगे, कमेंट हर किसी को करना है, सभी कमेंट करके बताएंगे क्लास कैसी रही और क्या चाहते हैं आप। ठीक है, फीडबैक भी जरूरी हो जाता है आप लोगों का, क्योंकि आप लोगों के लिए जब हम काम कर रहे हैं तो आपका फीडबैक बहुत जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।